अस्सलाम वालेकुम बेटा, हाउ आर यू। आज के लेक्चर में हम नेचर ऑफ लाइट का थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि थिन फिल्म्स क्या होती हैं और उनके अंदर इंटरफेरेंस कैसे होता है। सबसे पहले हम थिन फिल्म्स को डिफ़ाइन करते हैं। अ थिन फिल्म इज़ अ लेयर ऑफ मटेरियल ranging from nanometer to several micrometers in thickness। बेटा थिन फिल्म का मतलब है कि एक पतला सा लेयर जिसकी थिकनेस नैनोमीटर से माइक्रोमीटर्स के दरमियान में होती है। ठीक है, तो ये बहुत पतली होती है। आप ऐसे समझें कि थिन फिल्म की जो थिकनेस होती है इट इज़ कंपेरेबल विथ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट की जो वेवलेंथ है 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम के दरमियान में होती है। तो थिन फिल्म की जो थिकनेस है ये भी इसी के आसपास इतनी ही होती है जितनी लाइट की वेवलेंथ होती है। ठीक है बेटा, मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल है वो सोप बबल्स इन एयर। ये साबुन के जो बुलबुले होते हैं आपने इनको देखा होगा, इनके दोनों तरफ एयर होती है और ये इतना पतला होता है कि टच करने से भी ये फट जाता है। तो ये सोप बबल जो हैं ये थिन फिल्म के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा ऑयल स्लिक्स ऑन वाटर। बेटा ये जो ऑयल के लेयर होते हैं चिकनाई वाले, ठीक है, पानी के ऊपर, वो भी थिन फिल्म के एग्जाम्पल हैं। जैसे यहाँ पर ये ऑयल है, ऊपर एयर है, नीचे पानी है। तो पानी के ऊपर ये जो ऑयल के पतले से लेयर होते हैं ये भी थिन फिल्म के एग्जाम्पल हैं। नंबर 3, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग ऑन आई ग्लासेस। बेटा ये जो ग्लासेस हम पहनते हैं इनके ऊपर एक पतली सी कोटिंग होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो लेफ़्ट साइड है इसमें एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग नहीं है और यहाँ से अनवांटेड रिफ्लेक्शन हो रही है और क्लियरली नज़र नहीं आ रहा। जबकि ये जो राइट साइड है यहाँ पर एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है और अनवांटेड रिफ्लेक्शन नहीं हो रही और हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे थिन फिल्म्स के। बेटा याद कर लो, कभी कभी एग्जाम्पल्स पर भी क्वेश्चन आ जाता है। जैसे एक मरतबा इंट्री में क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ थिन फिल्म्स। तो उसमें क्या था, एक ऑप्शन था अ लेयर ऑफ हनी। तो बेटा लेयर ऑफ हनी जो है, हनी बहुत थिक होती है इसलिए वो थिन फिल्म का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। और अब हम देखते हैं कि थिन फिल्म्स के अंदर फेज़ डिफरेंस और पाथ डिफरेंस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले एक थिन फिल्म्स को देख लेते हैं। ये हमारे पास एक थिन फिल्म है, इसको मैंने थोड़ा सा थिक बनाया है ताकि आपको समझ में आए। अदरवाइज़ ये बहुत थिन होती है, इतनी थिन कि आपको नज़र भी नहीं आएगी। अच्छा बेटा ये थिन फिल्म सोप की है, ठीक है, और इसके दोनों तरफ एयर है, ऊपर भी एयर है, नीचे भी एयर है। एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1 होता है और सोप या वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.33 है। सही हो गया। इस थिन फिल्म की जो थिकनेस है उसको हमने टी के साथ रिप्रेजेंट किया है। अब पाथ डिफरेंस और फेज़ डिफरेंस को समझने के लिए आप ऐसे समझो कि लाइट का रे जब ऊपर से आता है तो फिर एक थिन फिल्म का अपर सरफेस है और एक थिन फिल्म का लोअर सरफेस है। तो लाइट की कुछ हिस्सा या कुछ पोर्शन जो थिन फिल्म के अपर सरफेस में से रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है, और जो थिन फिल्म के अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है उसको फेज़ डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा क्योंकि बेटा ऊपर एयर है और ये थिन फिल्म है। तो रेयर में से जब डेंस मीडियम को लाइट टच करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसको फेज़ डिफरेंस मिलता है।
तो वो रे जो एयर में से थिन फिल्म को आकर लगा उसको 180 डिग्री या पाई रेडियन का फेज़ डिफरेंस मिलेगा। और पाई रेडियन को जब हम पाथ में कन्वर्ट करेंगे तो λ/2 का पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। अब लाइट का कुछ पार्ट तो अपर सरफेस में से रिफ्लेक्ट होता है और कुछ अंदर भी चला जाता है और अंदर जाकर इस लोअर सरफेस में से रिफ्लेक्ट होता है। बेटा जो पार्ट लोअर सरफेस में से रिफ्लेक्ट होगा उसको फेज़ डिफरेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है वो डेंस मीडियम में से रेयर मीडियम को लगी है। जैसे ये 1.33 है और यहाँ पर 1 है, तो रेयर में से जब लाइट डेंस मीडियम को लगती है तो फेज़ डिफरेंस नहीं मिलता। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ये दो रे हो गए, एक जो अपर सरफेस में से रिफ्लेक्ट हुआ है और इसको फेज़ डिफरेंस और पाथ डिफरेंस मिला है, और दूसरा जो लोअर सरफेस में से रिफ्लेक्ट हुआ है और इसको फेज़ डिफरेंस और पाथ डिफरेंस नहीं मिला। आगे जाकर ये जो दोनों रेज़ हैं, ठीक है, ये आपस में इंटरफेरेंस करते हैं और हमें थिन फिल्म के अंदर कलर्ड फ्रिंजेस नज़र आती हैं। समझ में आ गया कि थिन फिल्म के अंदर जो कलर्ड फ्रिंजेस होती हैं ये किस वजह से होती हैं? जो दोनों रेज होते हैं फ्रॉम अपर एंड लोअर सरफेस, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद आपस में इंटरफेरेंस करते हैं और थिन फिल्म के अंदर हमें कलर्ड फ्रिंजेस नज़र आती हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम पाथ डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो बेटा जो पाथ डिफरेंस होता है इन दोनों रेज के दरमियान में, एक जो अपर सरफेस में से रिफ्लेक्ट हुआ और दूसरा जो लोअर सरफेस में से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, पाथ डिफरेंस यानी पाथ का फ़र्क। तो अगर बेटा आप देखो कि अपर सरफेस में से जो रिफ्लेक्ट हुआ है वो तो यहाँ से वापस हो गया, लेकिन जो लोअर सरफेस में से रिफ्लेक्ट हुआ है वो देखो एक तो अंदर आया, ठीक है, यहाँ तक इसको आना पड़ा और फिर वापस भी जाना पड़ा। ठीक है, तो अगर हम सपोज़ करें कि ये लाइट जो है ये नॉर्मली या नियरली वर्टिकली अंदर आती है, तो जो लाइट का रे अंदर आया उसको T जितना यानी थिकनेस जितना अंदर आना पड़ा और फिर वापस भी जाना पड़ा। तो इस रे ने एक्स्ट्रा पाथ कवर किया, कितना? T+T। इस वजह से इन दोनों रेज के दरमियान में जो पाथ का फ़र्क है वो 2T के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पाथ के फ़र्क को या पाथ डिफरेंस को हम इस निशानी के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, और थिन फिल्म में जो पाथ डिफरेंस होता है वो 2T के बराबर होता है जब लाइट जो है वो नियरली वर्टिकली फॉल करे। ठीक है, इंटरफेरेंस जो डबल स्लिट में था उसमें पाथ डिफरेंस d sin थीटा के बराबर था। यहाँ पर पाथ डिफरेंस जो है थिन फिल्म्स में वो 2T के बराबर है। समझ में आ गया? तो थिन फिल्म में फेज़ डिफरेंस और पाथ डिफरेंस कितना कितना होता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर वन ऑफ द टू रेज, इन दोनों रेज में से सिर्फ एक रे को फेज़ डिफरेंस मिला है और पाथ डिफरेंस मिला है, दूसरे को नहीं मिला। इसी वजह से कंडीशन ऑफ ब्राइट एंड डार्क इंटरफेरेंस रिवर्स हो जाएंगी। वो कैसे? आइए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। यानी कि कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा आर रिवर्स्ड। ठीक है, आपको पता है कि जब पाथ डिफरेंस ऐसा हो यानी 0, लेम्डा, 2 लेम्डा, 3 लेम्डा और जर्नली n लेम्डा पूरा वेवलेंथ का फ़र्क हो, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव नहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जर्नली, पर थिन फिल्म्स में ये डिस्ट्रक्टिव होगा। यानी जब पाथ डिफरेंस ऐसा होगा जहाँ पर हम कंस्ट्रक्टिव एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। और इसी तरीके से जब पाथ डिफरेंस ऐसा होगा यानी λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 और जर्नली 2n-1 λ/2, यानी
आड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ। तो यहाँ पर हम जर्नली एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, पर थिन फिल्म्स में यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। रीज़न ये है कि दोनों रेज में से एक रेज को फेज डिफरेंस मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता, ठीक है, जिसकी वजह से कंडीशन रिवर्स हो जाती हैं। कंस्ट्रक्टिव के बदले डिस्ट्रक्टिव होगा और डिस्ट्रक्टिव वाली कंडीशंस में कंस्ट्रक्टिव होगा। आ गई बात समझ में? अब हम देखते हैं कि मिनिमा, कंडीशंस फॉर मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती हैं। तो बेटा आपको पता है कि पाथ डिफरेंस जो थिन फिल्म्स में है उसको हम 2t के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, और 2t जब n लैम्डा के बराबर होगा, ठीक है। अब n लैम्डा पर आप एक्सपेक्ट करोगे कि कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, पर बेटा क्योंकि ये थिन फिल्म है तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव होगा, और डिस्ट्रक्टिव होगा तभी तो मिनिमा बनेंगे। तो मिनिमा के लिए हम पाथ डिफरेंस को n लैम्डा लिखेंगे, थिन फिल्म्स हैं इसलिए, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है वो 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और जर्नली जब n लैम्डा के बराबर होगा तो मिनिमा बनेंगे। समझ में आया? और यहाँ पर ये जो n है ये 0 से स्टार्ट होती है, तो इसमें जब आप n जो है 0 पुट करोगे तो पाथ डिफरेंस 0, फिर 1 पुट करोगे तो लैम्डा, 2 पुट करोगे तो 2 लैम्डा, 3 पुट करोगे तो 3 लैम्डा। समझ में आ रही है बात कि पाथ डिफरेंस थिन फिल्म में 2t होता है, और 2t जब n लैम्डा के बराबर हो जाए तो फिर वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा बनता है, क्योंकि कंडीशन रिवर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात समझो कि ये जो लैम्डा है ये वैक्यूम के अंदर वेवलेंथ है, ठीक है। अगर थिन फिल्म एयर या वैक्यूम की है, वैक्यूम की तो नहीं होती, अगर एयर की है तो एयर में जो वेवलेंथ है वो हम लैम्डा के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। पर बेटा अगर थिन फिल्म किसी और मीडियम की है, जैसे सोप बबल की है या आयल की है या कोई और थिन फिल्म है, तो फिर उसके अंदर वेवलेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर लैम्डा उस मीडियम का लेना है जिस मीडियम की थिन फिल्म बनी होती है। तो 2t इज इक्वल टू n लैम्डा डैश, यहाँ पर लैम्डा जो है इट इज़ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। समझ में आ गया? अब ये जो लैम्डा डैश होती है इट इज़ इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेवलेंथ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होती है। यानी किसी भी मीडियम के अंदर जो वेवलेंथ होती है वो बराबर होती है वेवलेंथ इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। अब अगर हम ये वैल्यू इसमें बेटा पुट कर दें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा 2t, n जो है वो सेम, और वेवलेंथ इन मीडियम बराबर हो जाएगी वेवलेंथ इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा इधर आ जाएगा, और जर्नल जो फार्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा 2t इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो जाएगा n लैम्डा। तो कंडीशन फॉर मिनिमा, डिस्ट्रक्टिव जो होगा इंटरफेरेंस, वहाँ पर जो कंडीशन बनेगी मिनिमा के लिए वो क्या हो जाएगा 2tu इंटू n लैम्डा। बेटा ये 2t जो है ये थिकनेस है, t थिकनेस है, म्यू जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और n जो है ये आर्डर ऑफ द फ्रिंज है, और लैम्डा जो है ये वेवलेंथ है, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ द जर्नल फार्मूला फॉर मिनिमा इन थिन फिल्म्स। आपने याद रखना है कि आपको थिन फिल्म अगर वैक्यूम में मिली हुई है या एयर वाली मिली हुई है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। आप यहाँ पर 1 पुट कर सकते हो और 1 नहीं लिखते, लेकिन अगर थिन फिल्म किसी और मीडियम की है तो आपको यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सही हो गया। अब हम देखते हैं कि कंडीशंस फॉर मैक्सिमा कैसे लिखते हैं। तो बेटा मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस तो वंस अगेन सेम ही रहेगा ना, थिन फिल्म है तो 2t ही रहेगा। पर यहाँ पर आपको पता है कि जो पाथ डिफरेंस होता है वो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2,
और जर्नली 2n-1 लेमडा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। आड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2 के बराबर होगा। जर्नली हम वेव मोशन वाले चैप्टर में इस किस्म के पाथ डिफरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ रिलेट करते थे, मिनिमा बनते थे यहाँ पर क्योंकि थिन फिल्म्स हैं और मैं बार बार आपको बेटा रिमाइंड करवा रहा हूँ कि कंडीशन रिवर्स हैं, तो इस कंडीशन पर यहाँ पर मैक्सिमा बनेंगे। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या किया कि जब पाथ डिफरेंस जर्नली इस कंडीशन के बराबर है, यानी 2t इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2, तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। समझ में आ गया। और यहाँ पर जो n है वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3, क्योंकि बेटा इस फार्मूले के अंदर जब आप 1 पुट करोगे तो 1 2 ज़ा 2, 2 माइनस 1 क्या हो गया, 2 माइनस 1 1 इंटू लेमडा बाई 2, तो आपका पाथ डिफरेंस लेमडा बाई 2 हो जाएगा। फिर जब आप 2 पुट करोगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 3, तो 3 लेमडा बाई 2 हो जाएगा। 3 पुट करोगे तो 3 2 ज़ा 6 माइनस 1 5 लेमडा बाई 2 हो जाएगा। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि n 0 से स्टार्ट होगा या n 1 से स्टार्ट होगा। तो बेटा आप इस फार्मूले के अंदर n की वैल्यू पुट करके देखा करो कि ये कंडीशंस बनती हैं। तो जब ये कंडीशंस बनेंगी आपकी n वैल्यू वैसी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम 0 पुट करेंगे तो फिर 2 0 सा 0, तो ये -1 लेमडा बाई 2 हो जाएगा, जो यहाँ पर नहीं है। तो आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी है या n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये भी देख लो कि ये जो 2n-1 लेमडा बाई 2 होता है, इसको कभी कभी हम m + 1/2 लेमडा भी लिखते हैं। समझ में आया कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अच्छा ये जो कंडीशन है ना, आड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई 2, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो किसी बुक्स में ऐसा लिखा होता है और किसी बुक में ऐसा भी लिखा होता है। आपको पता चलेगा कि यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो हमने 0 से स्टार्ट करनी है। जर्नली आपने ये सोचना है कि कंडीशन ऐसी बन जाए। देखो जब आप m की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 लेमडा हो गया, लेमडा बाई 2। फिर आप 1 पुट करोगे तो 1 + 1/2 क्या हो जाएगा, 3/2 लेमडा। ठीक है। तो इस कंडीशन पर अगर आप n की वैल्यू ऐसे पुट करते हो फिर भी ऐसे बनता है, और इस फार्मूले में अगर आप m की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हो तो फिर भी ऐसा ही वैल्यूज़ बनती हैं। इस वजह से दीज बोथ आर इक्विवेलेंट। समझ में आया। आगे चलें। अब हम कुछ पॉइंट्स जो हैं जिनको याद रखना चाहिए इनको देखते हैं। सबसे पहले अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ करते हैं थिन फिल्म्स के अंदर, अगर आप सिंगल कलर वाली लाइट यूज़ करोगे तो फिर आपको डार्क एंड कलर्ड फ्रिंजेस ऑफ ओनली दैट कलर्स आर सीन। ठीक है। अगर आप लेट सपोज करो कि रेड कलर वाली लाइट यूज़ करते हो तो फिर आपको डार्क और रेड, डार्क और रेड, डार्क और रेड इस किस्म की फ्रिंजेस नज़र आएंगी। सिर्फ एक कलर की फ्रिंजेस जो हैं वो आपको नज़र आएंगी और उसके साथ साथ डार्क कलर नज़र आएगा, दूसरे कलर्स आपको नज़र नहीं आएंगे। पर अगर आप वाइट लाइट को यूज़ करते हो देन कलर्ड फ्रिंजेस ऑफ ऑल कलर्स आर सीन, तो फिर रंग बिरंगे कलर्स नज़र आएंगे, क्योंकि वाइट लाइट के अंदर सारे कलर्स होते हैं। इस वजह से जब वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं इंटरफेरेंस में तो आपको कलर्ड फ्रिंजेस नज़र आती हैं। आपने देखा होगा कि सोप बबल्स या ये जो ऑयल के चिकनाई वाले लेयर होते हैं इनके अंदर हमें कलर्ड फ्रिंजेस नज़र आती हैं, क्योंकि वाइट लाइट के जब इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि रोशनी में जब हम खड़े होते हैं धूप की रोशनी में तो वाइट लाइट का इंटरफेरेंस होता है और हमें कलर्ड फ्रिंजेस नज़र आती हैं। समझ में आ गया। ऐसा क्वेश्चन भी बेटा आता है कि थिन फिल्म्स के अंदर हम कलर्स क्यों देखते हैं, इंटरफेरेंस की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से, डिफ्रेक्शन वगैरह की वजह से, तो आपने बोलना है कि इट इज़ ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है बेटा। आगे चलें और अब हम देखते हैं कि थिन फिल्म्स की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, यानी हम थिन फिल्म वाले कॉन्सेप्ट को कहाँ पर यूज़ करते हैं या कहाँ पर अप्लाई करते हैं।
तो बेटा सबसे पहले हम न्यूटन्स रिंग्स को देखते हैं। ठीक है, न्यूटन रिंग्स आर द एप्लीकेशंस ऑफ थिन फिल्म। तो बेटा न्यूटन रिंग्स क्या थी? दे आर द सर्क्यूलर इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी गोलाई में गोल गोल एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है जो सबसे पहले न्यूटन ने डिस्कवर किया। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूटन रिंग्स। न्यूटन क्यों? क्योंकि न्यूटन ने डिस्कवर किया। और रिंग्स क्यों? क्योंकि गोल इंटरफेरेंस था जो रिंग्स की तरह दिखाई देता था। सही है। अब हम देखते हैं कि ये कब बनती हैं। ठीक है, ये इंटरफेरेंस जो सर्कुलर पैटर्न है ये किस कंडीशन में बनता है? तो बेटा ये तब बनता है जब हम किसी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब जो एक तरफ से लेंस प्लेन हो और दूसरी तरफ से कॉन्वेक्स हो। तो जब हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को किसी प्लेन ग्लास सरफेस पर रखेंगे, ठीक है, नीचे एक प्लेन ग्लास सरफेस है और उसके ऊपर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, तो फिर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास सरफेस को जब हम आपस में रखते हैं तो बेटा उसके दरमियान में ये वाली जो जगह है यहाँ पर और ये वाली जो जगह है यहाँ पर, इस लेंस और प्लेन ग्लास के दरमियान में इस जगह पर हवा जो है वो अंदर बंद हो जाती है। तो एयर का एक थिन लेयर जिसको हम क्या बोलेंगे? थिन फिल्म। ठीक है, तो यहाँ पर थिन फिल्म बनती है पर एयर की, और इस थिन फिल्म के अंदर जब इंटरफेरेंस होता है तो हमें न्यूटन रिंग्स या सर्कुलर इंटरफेरेंस नज़र आता है। सबसे पहले ये न्यूटन ने किया था, इसलिए नाम क्या पड़ गया है? न्यूटन्स रिंग्स। ठीक है, एक और बात बेटा नोट कर लो कि यहाँ पर जो थिन फिल्म है वो यूनिफॉर्म थिकनेस वाली नहीं है। ठीक है, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर थिकनेस 0 है, और जैसे जैसे आप बाहर आते हो तो थिकनेस जो है थिन फिल्म की, एयर की, जो इन दोनों के दरमियान में इनक्लोज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है। अब अगर थिन फिल्म इस तरीके की हो कि उसकी थिकनेस जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो तो फिर इंटरफेरेंस जो है वो सर्कुलर पैटर्न में बनता है। अगर यूनिफॉर्म थिकनेस वाली होती तो इंटरफेरेंस स्ट्रेट बनता। अब ये इंटरफेरेंस कैसे बनेगा? इसके लिए सबसे पहले हम डेरिवेशन कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो, ये जो गोल मैंने बनाया है ये क्या है? एक स्फीयर है जिसमें से ये लेंस जो है ये निकली हुई है, और बेटा इसके रेडियस को हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो कैपिटल आर है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, और ये जो आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या है? रेडियस ऑफ रिंग। जो न्यूटन रिंग्स बनेगी ना ये उसका रेडियस है। ठीक है, ये जो टी है ये थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म है, और ये जो साइड है ये वाली, ये किसके बराबर हो जाएगी? रेडियस माइनस थिकनेस, क्योंकि बेटा नीचे तक रेडियस होगा और ये नीचे ये क्या है? थिकनेस। तो टोटल क्या हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक? ये आर, और ये टी माइनस कट हो जाएगा, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बचेगा? रेडियस माइनस थिकनेस। अब यहाँ पर हमारे पास ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें हिपाटिन्यूज वाली साइड रेडियस, और ये जो साइड है ये रेडियस ऑफ रिंग स्मॉल आर, और ये वाली जो साइड है ये आर माइनस टी के बराबर है। तो तीनों साइडें हमें मिली हुई हैं और राइट एंगल ट्राइंगल भी है, तो क्यों ना हम इस पर पैथागोरस लगाएं। तो बेटा जब पैथागोरस लगाएंगे तो हिपाटिन्यूज का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर आर माइनस टी होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो क्या है? आर। ठीक है, आर छोटी आर क्या है? ये रिंग का रेडियस, और बड़ी आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो है ए माइनस बी होल स्क्वायर, इस पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आर स्क्वायर सेम इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 2RT प्लस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2AB प्लस बी स्क्वायर प्लस आगे ये आर स्क्वायर सेम। ठीक है, फर्दर अगर हम इस आर को इस तरफ ले आएँ तो आर स्क्वायर प्लस है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? माइनस आर स्क्वायर, और ये भी इधर आ गया माइनस है, इधर आकर क्या होगा? प्लस 2RT इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा? टी स्क्वायर प्लस ये स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। अब ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर में कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 0, और बाकी क्या रहेगा? 2RT। तो इस तरफ क्या रहेगा बेटा?
2RT। और बेटा ये जो थिकनेस होती है ये बहुत स्मॉल होती है, क्योंकि थिन फिल्म की थिकनेस बहुत कम होती है, एंगस्ट्रॉम में होती है। और जब छोटी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर हो जाए तो वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो हम इस टी स्क्वायर को 0 मान लेते हैं। इसी वजह से बाकी बराबर के बाद इस तरफ जो है वो क्या बचेगा, आर स्क्वायर। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 2RT इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हम इसको थोड़ा रीअरेंज करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर ख़त्म करके इस तरफ को हम अंडर रूट में लेकर आ सकते हैं, यानी रेडियस ऑफ रिंग इज इक्वल टू अंडर रूट 2TR। यहाँ पर फर्दर अगर हम 2T के लिए सॉल्व करें तो ये देखो बेटा, यहाँ पर ये 2T है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आर स्क्वायर, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में नीचे चला जाएगा। तो 2T इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर। ठीक है, इस वैल्यू को हम आगे डेरिवेशन में फर्दर यूज़ करेंगे। तो याद कर लो 2T, ठीक है, ट्वाइस ऑफ द थिकनेस ऑफ फिल्म बराबर होती है स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ रिंग डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आया? तो ये सारी डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, हमने पैथागोरस लगाकर राइट एंगल ट्रायंगल पर a माइनस बी होल स्क्वायर लगाया और सिंप्लीफाई किया है। आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि न्यूटन रिंग्स में मैक्सिमा कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आपको बेटा पता है क्योंकि न्यूटन रिंग्स भी थिन फिल्म हैं, तो मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस 2T होता है थिन फिल्म्स में, और मैक्सिमा जो होता है बेटा उसके लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, रिवर्स है ना कंडीशन, सेम लगा रहा हूँ मैक्सिमा के लिए। अब यहाँ पर हमें पता है कि ये जो 2T है अभी हमने पढ़ा कि आर स्क्वायर अपान आर के बराबर होता है। ठीक है, अभी पढ़ा है ना थोड़ा पहले। तो इसके बदले अगर हम ये पुट कर दें तो बेटा 2T के बदले हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी आर स्क्वायर अपान कैपिटल आर बराबर, और इस तरफ वाली सारी वैल्यू से। सही हो गया, क्लियर? अब उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सॉल्व करें तो देखो ये आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर तो सेम है, और अगर ये जो 2 बाहर कॉमन है इसको बेटा हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 2n अपान 2, 2 में कट जाएगा तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पर n, और इसके साथ जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये 2 अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये जो फैक्टर है ये n-1/2 लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पर 2 नहीं बचा क्योंकि इसको हमने अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब हमें क्योंकि रेडियस ऑफ रिंग की वैल्यू चाहिए और इसके ऊपर स्क्वायर है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये जो कैपिटल आर है ये उधर चला जाएगा, और उसके बाद फिर हम स्क्वायर ख़त्म करके इस फैक्टर को अंडर रूट में ले आएंगे, यानी n-1/2 आर बेटा चला गया उधर और स्क्वायर ख़त्म कर दिया और ये सारा रेडिकल में आ गया। तो ये फाइनल फार्मूला है जिसको मैंने थोड़ा बड़ा करके लिखा है, और ये रेडियस ऑफ ब्राइट रिंग है। ठीक है, जो बराबर हो जाएगा अंडर रूट n-1/2 आर लैम्डा। ठीक है, तो जब भी आपको कोई पूछे कि न्यूटन्स रिंग्स में जो ब्राइट रिंग है पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, उसका रेडियस कितना होगा, तो सबसे पहले बेटा आपने पूछना है कि कौन सी रिंग है, पाँचवीं है तो 5, छठी है तो 6, सातवीं है तो 7, और उसके बाद आपने पूछना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, वेवलेंथ कितनी है, तो फिर आपने सॉल्व करना है। ठीक हो गया? ये याद रख लो कि यहाँ पर n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट नहीं होगी, यानी पाँचवीं रिंग होगी तो 5, छठी रिंग होगी तो 6, सातवीं होगी तो 7। ठीक है, दूसरी एक बात जो याद करने वाली है कि रेडियस का यूनिट भी मीटर जैसा होता है और वेवलेंथ भी लेंथ है, तो याद कर लो इन दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए, यानी अगर ये मिलीमीटर में है तो ये भी मिलीमीटर में आप लोगे, क्योंकि मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर होगा, और अंडर रूट में मिलीमीटर स्क्वायर में से 1 मिलीमीटर बाहर आ जाएगा। तो अगर दोनों के यूनिट मीटर में हैं फिर भी सही है, दोनों के यूनिट सेंटीमीटर में हैं फिर भी सही है, पर एक का यूनिट सेंटीमीटर में है, एक का यूनिट मिलीमीटर में है, तो फिर बेटा ये स्क्वायर नहीं हो पाएगा और अंडर रूट में से आप बाहर नहीं निकाल पाओगे। इसलिए ये याद कर लो कि यूनिट कोई भी हो पर सेम हो, फिर दोनों मीटर, दोनों सेंटीमीटर, दोनों मिलीमीटर एंड सो ऑन। ये भी याद कर लो कि हमेशा आपसे रिंग का रेडियस नहीं पूछेगा,
इस फार्मूले के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी है, वेवलेंथ भी है, नंबर ऑफ रिंग भी है और चौथी क्या है, रेडियस ऑफ रिंग। आपको कोई भी 3 चीज़ें दे सकता है और आपसे चौथी चीज़ पूछ सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, तो फिर रेडियस ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग और फिर आपको वेवलेंथ बताएगा। ठीक है, इस तरीके से बड़ा ही आसान है, जस्ट कैलकुलेशन होगी और आप MCQ सॉल्व कर लोगे। ठीक हो गया बेटा। तो ये हो गई कंडीशन फॉर मैक्सिमा इन न्यूटन्स रिंग्स। आगे चलें, अब हम देखते हैं कि कंडीशन फॉर मिनिमा कैसे बनेंगे। तो बेटा मिनिमा के लिए भी आपको पता है कि पाथ डिफरेंस तो 2t ही रहेगा क्योंकि थिन फिल्म है, और मिनिमा है तो फिर पाथ डिफरेंस n लैम्डा हो जाएगा। n लैम्डा मतलब कि 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, क्योंकि थिन फिल्म है तो मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस ऐसा होगा। और अभी हमने देखा कि 2t जो है वो r² के बराबर होता है, तो ये दोनों 2t की वैल्यूज़ हैं, तो एक साइड दोनों की सेम है, तो फिर अगर हम दूसरी साइडों को कंपेयर करें तो बेटा ये क्या हो जाएगा, r² और ये क्या है, n लैम्डा। ठीक है, दोनों इक्वेशन की राइट साइड को कंपेयर करके हमने ऐसा बना लिया। अब यहाँ पर क्योंकि हमें रेडियस चाहिए तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में उधर चला जाएगा और स्क्वायर को ख़त्म करके हम इस पूरे फैक्टर को अंडर रूट में ले आएंगे, तो ये बन जाएगा n लैम्डा r। सही हो गया। तो ये हो गया डार्क रिंग का रेडियस। सही है। और यहाँ पर बेटा ये याद रख लेना है कि n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि सेंटर में डार्क बनती है, तो जो सेंटर में बनती है ना बेटा, उसकी वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं, और जो सेंटर में नहीं बनती उसकी वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर आपको याद होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेंटर में क्या बन रही थी, ब्राइट, तो ब्राइट में हम 0 से स्टार्ट करते थे n को, और डार्क में हम 1 से स्टार्ट करते थे। ठीक है, सपोज़ करो अगर हम n की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस की वैल्यू भी 0 निकलेगी, तो फिर हम क्या बोलेंगे कि फर्स्ट डार्क नहीं, उसको हम बोलेंगे 0th ऑर्डर डार्क या सेंट्रल डार्क। तो बेटा सेंट्रल डार्क का रेडियस 0 ही होगा। उसके बाद फर्स्ट डार्क, तो अब हम वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1, तो 1 इंटू लैम्डा आर, तो अंडर रूट लैम्डा आर पर फर्स्ट डार्क होगी, अंडर रूट 2 लैम्डा आर पर सेकंड डार्क होगी। ठीक है, तो इस तरीके से डार्क आगे चलेंगी, सेंटर में डार्क होगी और उसके बाद क्या है, ब्राइट, और उसके बाद फिर अल्टरनेटिवली डार्क और ब्राइट बनती जाएंगी। पॉइंट्स टू रिमेंबर, यहाँ पर भी आपने कुछ पॉइंट्स को रिमेंबर करना है। वो ये कि ये देखो न्यूटन रिंग्स का जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, जब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को आप प्लेन ग्लास सरफेस पर रखते हो और दोनों लाइट के रेज एक अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस में से रिफ्लेक्ट होकर इंटरफेरेंस करते हैं। थिकनेस क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है तो सर्कुलर इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दिखाई देता है। सेंटर में क्या है, डार्क। याद करो कि ऑब्जर्वर जो लाइट को ऑब्जर्व करता है वो एक होती है रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी यहाँ से लगकर जो वापस गई। ठीक है, अपर और लोअर सरफेस ऑफ थिन फिल्म से लगकर जो वापस गई। अगर हमारी आंख इस रिफ्लेक्टेड लाइट को देख रही है तो सेंटर में क्या बनेगा, डार्क बनेगा। और अगर बेटा हमारी आंख ट्रांसमिटेड लाइट को देख रही है, यानी हमारी आंख नीचे है और वो ट्रांसमिटेड लाइट, जो लाइट आगे ट्रांसमिट हो गई है, अगर हम उसके ज़रिए इस पैटर्न को देखेंगे तो फिर सेंटर में ब्राइट बनेगा। समझ में आ गया। रिफ्लेक्टेड लाइट के ज़रिए सेंटर में डार्क बनेगा, ट्रांसमिटेड लाइट के ज़रिए सेंटर में ब्राइट बनेगा। और तीसरा पॉइंट जो हमने रिमेंबर और नोट किया कि जब थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं होती, ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो सर्कुलर बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ जो है थिन फिल्म्स की वो क्या होती है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन क्यों, क्योंकि माइकलसन ने बनाया था, और इंटरफेरोमीटर क्यों, क्योंकि ये इंटरफेरेंस को मेजर करता है। ठीक है बेटा,
तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज़ आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ थिन फिल्म। इसके अंदर भी हम थिन फिल्म को ही यूज़ करेंगे और ये कुछ इस तरीके का होता है। और इसमें बेटा क्या होता है कि ये जो सामने वाला ये जो शीशा है ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बीम स्प्लिटर। बीम स्प्लिटर, स्प्लिट माना तोड़ना, ब्रेक करना। तो लाइट जो यहाँ से आती है ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है, कुछ को आगे जाने देता है और कुछ को जो है वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। और ये बेटा पार्शियली सिल्वर्ड होता है फ्रॉम द बैक साइड। पार्शियली सिल्वर होने की वजह से ये कुछ को ट्रांसमिट करता है और कुछ को जो है वो ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, ये जो बेटा ग्लास होता है अगर ये यहाँ पर ना हो तो फिर क्या हो कि ये जो दोनों रेज़ हैं ये सेम थिकनेस ऑफ ग्लास में से नहीं गुजरते। कैसे बेटा, अगर आप नोट करोगे कि ये जो सामने सीधा जा रहा है एक मर्तबा इसमें से गुजरेगा और फिर यहाँ पर ग्लास को लगकर, मिरर को लगकर वापस आ जाएगा और इसकी बैक साइड को लगकर नीचे आ जाएगा। यानी ये जो रे है सिर्फ एक मर्तबा इसमें से गुजरा और ये जो ऊपर जा रहा है ये एक मर्तबा इसमें से गुजर कर इसकी बैक साइड को लगेगा, फिर दूसरी मर्तबा गुजरेगा और मिरर को लगकर फिर वापसी में तीसरी मर्तबा गुजरेगा। ठीक है, तो ये जो रे है ये इसकी थिकनेस में से 3 मर्तबा गुजर रहा है और ये जो सामने गया है ये 1 मर्तबा गुजर रहा है। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक और गिलास रखते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कंपनसेटर। और इसका फंक्शन क्या होता है, टू मेक श्योर कि ये जो दोनों रे हैं ये सेम थिकनेस ऑफ ग्लास में से पेनिट्रेट करें। अब देखो ये सामने वाला एक मर्तबा गुजरा, फिर दूसरी मर्तबा इसमें से गुजरा और मिरर को लगकर फिर तीसरी मर्तबा वापसी में इसमें से गुजरा और फिर इसकी बैक साइड को लगकर नीचे आ गया। ठीक है, तो ये सामने वाला भी 3 मर्तबा गुजरा, 3 मर्तबा थिकनेस में से गुजरा और ये जो ऊपर गया है ये भी 3 मर्तबा गुजरा। ठीक है, तो बीम स्प्लिटर क्योंकि बीम को स्प्लिट करता है, कंपनसेटर क्योंकि ये मेक श्योर करता है, कंपनसेट करता है कि दोनों रेज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम थिकनेस ऑफ ग्लास में से गुजरें। और उसके अलावा हमारे पास बेटा क्या होता है, एक होता है फिक्स मिरर M1 और दूसरा होता है मूवेबल मिरर M2। ठीक है, तो लाइट का कुछ हिस्सा आगे चला जाता है और आगे जाकर रिफ्लेक्ट होकर इसकी बैक साइड को लगकर नीचे आता है और कुछ जो है वो ऊपर जाता है, M2 मिरर को लगकर वापस आता है और फिर ये दोनों रेज़ हमारी आँख में होते हैं, आँख में आते हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वर की आँख होती है और फिर हमें इंटरफेरेंस दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर बेटा आप नोट करो कि शुरू में क्या होता है, इनके दरमियान में पाथ डिफरेंस एक फ़िक्स रखते हैं। ठीक है, M1 जितना कर आता है M2 भी उतना ही करके आता है। अब ये मिरर क्योंकि फ़िक्स है और ये मूवेबल है, तो अगर हम इस मिरर को थोड़ा बहुत मूव करेंगे तो फिर इसके ज़रिए फेज़ और पाथ भी चेंज होता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप इस मिरर को λ/4 मूव करोगे, इसको λ/4 ऊपर या नीचे कर दोगे तो फिर क्या होगा कि पाथ डिफरेंस जो है वो ऑटोमेटिकली λ/2 हो जाएगा। वो कैसे, जब इस मिरर को आपने λ/4 ऊपर मूव किया तो ये जो रे ऊपर जा रहा है ये λ/4 ऊपर जाएगा और वापसी में एक्स्ट्रा λ/4 और आना पड़ेगा। तो इस रे के पाथ में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर ये जो रे ऊपर गया है इसने λ/4 एक्स्ट्रा ऊपर जाना है और फिर वापस भी आना है, तो λ/4 और λ/4 क्या हो गया, λ/2। सो एवरी टाइम you move the movable mirror through a distance of λ/4, then path will change through a distance of λ/2। ठीक है, मिरर को आप λ/4 मूव करवाओगे तो पाथ का फ़र्क λ/2 हो जाएगा। अब आपको पता है कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के दरमियान में λ/2 का ही तो फ़र्क होता है। सोचो 0 पर अगर कंस्ट्रक्टिव है तो λ/2 पर डिस्ट्रक्टिव, फिर λ पर कंस्ट्रक्टिव, 3λ2 पर फिर डिस्ट्रक्टिव। तो λ/2 का अगर फ़र्क पड़ता जाए तो ब्राइट डार्क और डार्क ब्राइट, मिनिमा मैक्सिमा एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। फिर समझो, जब हम मिरर को λ/4 मूव करवाएंगे पाथ ऑटोमेटिकली λ/2 का चेंज हो जाएगा
और ब्राइट के बदले डार्क और डार्क के बदले हमें ब्राइट नज़र आएगी। पर अगर हम मिरर को λ/2 मूव करवाएं, इसको हम λ/2 ऊपर ले जाएं, तो फिर क्या होगा, पाथ का फ़र्क λ आएगा, क्योंकि इस रे को λ/2 ऊपर जाना पड़ेगा और वापसी में भी तो आना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा पाथ कितना हो जाएगा बेटा, λ। तो क्योंकि λ का फ़र्क पड़ने से फेज़ में ही रहेगा, 0 फिर λ, 2 λ, 3 λ, 4 λ। तो λ के फ़र्क से फ़र्क नहीं पड़ेगा और ब्राइट के बाद हमें ब्राइट ही नज़र आएगी, और अगर डार्क है तो उसके बाद भी हमें डार्क ही नज़र आएगी। समझ में आया कि λ/4 मूव करवाओगे तो λ/2 का पाथ का फ़र्क पड़ेगा और ब्राइट के बाद डार्क नज़र आएगी, और अगर आप λ/2 मूव करवाओगे मिरर को, फ़र्क पड़ जाएगा टोटल λ का, और ब्राइट के बाद अगली भी हमें ब्राइट ही नज़र आएगी। समझ में आ गया। अब हम इसके फार्मूले को ड्राइव करते हैं, ठीक है बेटा। उसके लिए आप ये समझो कि अगर मैं आपको बोलूं कि एक बोरी के अंदर कुछ खरबूजे हैं, ठीक है, यहाँ ऐसे समझ लो कि तरबूज हैं और सारे तरबूज एक जैसे हैं, ठीक है। बोरी का हमने टोटल वज़न किया, वो निकला 40 किलो, और एक तरबूज है 2 किलो का। तो बताओ कि बोरी के अंदर तरबूज कितने हैं। सोचो, 40 किलो की बोरी है, एक तरबूज 2 किलो का है और सारे तरबूज हैं भी एक जैसे। तो फिर नंबर ऑफ़ तरबूज कितने होंगे, 20 होंगे ना, कॉमन सेंस है। 40 हैं, एक 2 किलो का है, तो 20 होने चाहिए। पर मैथमेटिक्स ये हमें कैसे करके देती है, तो मैथमेटिक्स ये हमें ऐसे करके देती है, समझो। टोटल वज़न डिवाइडेड बाय एक चीज़ का वज़न इज इक्वल टू नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसमें शर्त क्या है कि सब चीज़ें एक जैसी होनी चाहिए। तो टोटल वज़न था 40 kg और एक तरबूज का वज़न था 2 kg और सारे थे भी आइडेंटिकल, तो नंबर ऑफ़ तरबूज कितने हैं, 20। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बोलूं कि ये जो मूवेबल मिरर है, जब इसको आप x मूव करते हो, क्या मूव करते हो, x मूव करते हो, तो टोटल डिस्टेंस आपका x है, और एक ब्राइट के बाद दूसरी ब्राइट आपको कितने डिस्टेंस पर नज़र आती है, आप बोलोगे सर λ/2 पर। तो ये जो x है ये टोटल अमाउंट की तरह हो गया, और ये जो λ/2 है ये एक चीज़ के वज़न के तरह हो गया, ठीक है। तो x जो है वो टोटल अमाउंट है और λ/2 क्या है, एक ब्राइट का डिस्टेंस। तो फिर नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस या नंबर ऑफ़ ब्राइट रिंग्स जो हमें नज़र आएंगी वो तो ऐसे बन जाएगा ना, यानी m नंबर जो है वो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस एट विच वन ब्राइट इज़ सीन, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ब्राइट्स का जो फार्मूला है वो बराबर हो जाएगा डिस्टेंस थ्रू विच मिरर इज़ मूव्ड डिवाइडेड बाय हाफ वेवलेंथ। यहाँ से बेटा ये जो 2 है ये ऊपर भी चला जाएगा, और इस फार्मूले को हम 2x, ये 2 पर चला गया, 2x अपान λ, और m को हम अगर इस तरफ करके लिखें तो फाइनल फार्मूला हमारा ये बन जाएगा। इस पर आपको प्रॉब्लम्स आते हैं, और इसके अंदर 3 चीज़ें हैं, नंबर ऑफ़ फ्रिंजेस, डिस्टेंस थ्रू विच मिरर इज़ मूव्ड, एंड λ इज़ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। वंस अगेन आपने गलती नहीं करनी, x और λ का यूनिट सेम होना चाहिए ताकि आपस में कट जाए, मिलीमीटर मिलीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ऊपर अगर मीटर होगा, नीचे सेंटीमीटर होगा, तो फिर बेटा कटेगा नहीं, और m की वैल्यू आप गलत निकालोगे, ठीक है। इसमें से ज़रूरी नहीं है कि आपको m पूछे, मे बी वेवलेंथ पूछ ले, मे बी डिस्टेंस थ्रू विच मिरर इज़ मूव्ड ऐसे पूछ ले, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपने ये इन्जॉय किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।